हेलो फ्रेंड्स, आपका साक्षी सिंह टेट एंड सीटेट कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको वर्ड विचार में हिंदी की वर्तनी के बारे में बताएंगे, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम हो या यूपी टेट हो या रेलवे का, किसी हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। आज हम आपको शुद्ध वर्तनी हिंदी में महत्वपूर्ण ट्रिक के साथ बताएंगे। आज हम आपको इसमें 5 नियम के बारे में बताएंगे। उस 5 नियम के बारे में आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में अगर आप लिखते हैं तो कभी भी अगर आपको शुद्ध वर्तनी किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो अगर आप नियम पढ़े रहेंगे तो आप तुरंत कौन सा शुद्ध अक्षर है कौन सा अशुद्ध है आप तुरंत बता लेंगे। आइए चलते हैं। नियम नंबर 1। सबसे पहले आप ये जानिए कि वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ होती क्या हैं। ठीक है, आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि वर्तनी संबंधित अशुद्धियाँ होती क्या हैं। उच्चारण दोष अथवा शब्द रचना और संधि के नियमों की जानकारी की अपर्याप्तता के कारण सामान्यतः वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। जैसा कि इसमें बताया गया है, चाहे तो उच्चारण दोष या शब्द रचना या संधि के नियम, अगर इसकी आपके पास जानकारी जो है वो नहीं है या अपर्याप्त मात्रा में इसकी जानकारी है तो आप वहीं पर शुद्ध और अशुद्ध को सही नहीं कर पाएंगे। वहीं पर अशुद्धियाँ हो जाती हैं, वर्तनी में वहीं पर अशुद्धियाँ हो जाती हैं। आइए हम चलते हैं अपने नियम नंबर 1 पर। नियम नंबर 1 क्या कहता है? विसर्ग के पश्चात, विसर्ग आप जानते ही हैं कि विसर्ग किसको कहा जाता है। विसर्ग जो होते हैं वो दो बिंदु को ही इसी को विसर्ग कहा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं दो के बगल में जो विसर्ग लगा हुआ है यही विसर्ग है। विसर्ग के पश्चात बड़ा सा, खटकोड़ का स या छोटा सा आए तो या तो विसर्ग को यथावत लिख दिया जाता है या उसके स्थान पर अगला वर्ड अपना रूप ग्रहण कर लेता है। जैसा कि आप समझ रहे हैं कि विसर्ग की बात कर रहा है, चाहे बड़ा स हो, सलजम वाला स, खटकोड़ वाला स और स छोटा स आए तो आप विसर्ग मतलब जो ये बिंदु दिए गए हैं, यही बिंदु जो है या तो आप सेम लिख देंगे या तो जो बिंदु के बाद ये जो वर्ड आया है बड़ा सा, इसको इसके अक्षर में लिख देंगे। जैसा कि आपको दो तरीके से करके बताया है। पहला जो है वो देखिए, आप पहला देख ही रहे हैं कि दु है, पहला दुशासन मतलब सेम लिख दिया गया, कोई चेंजेस नहीं है। दूसरे में दूसरे अक्षर का पहला लिख मतलब दूसरा अक्षर जो बड़ा सा है उसी को आधा सा करके लिख दिया गया। ये दोनों ही सही हैं, ये दोनों ही सही हैं। फिर से एक बार मैं अपनी बात को आपको बता दे रही हूँ कि विसर्ग के पश्चात बड़ा सा, खटकोड़ का सा या छोटा सा आए तो या तो विसर्ग को यथावत लिख दिया जाता है या उसके स्थान पर अपना अगला वर्ड ग्रहण कर लेता है। मेरा कहने का ये मतलब है कि जैसे दु प्लस शासन, दु लिखा है, दु के बगल में विसर्ग लगा है, उसके बाद शासन, या तो आप सेम लिख दीजिए दुशासन, या तो ये वर्ड जो सा आया है इसी का आधा रूप लिख दीजिए तो आपका हो गया दुशासन। वैसे निसंदेश, तो निसंदेश या तो ऐसे लिख दीजिए या ये छोटा सा है तो इसका आधा हो जाएगा पहले, तो निसंदेश। ये दोनों ही वर्तनी शुद्ध है। आइए चलते हैं नियम नंबर 2 पर। नियम नंबर 2 क्या कहता है? जहाँ बड़ा स एवं छोटा स एक साथ प्रयुक्त होते हैं वहाँ स पहले आएगा एवं छोटा स उसके बाद आएगा। फिर से मेरी बात को आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जहाँ पर बड़ा स या सलजम वाला स एवं स एक साथ प्रयुक्त होते हैं वहाँ पर बड़ा स पहले आएगा एवं छोटा स उसके बाद आएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जैसे कि लिखा है शासन, शासन दोनों वर्ड साथ लिखे हैं, बड़ा सा और छोटा सा दोनों साथ लिखे गए हैं। अगर आपको वर्तनी देखनी है तो आप इतना अपने दिमाग में रख लीजिए कि इतना अपने दिमाग में आप बिल्कुल बिना सोचे समझे रख लीजिए कि ये बड़ा सा है और छोटा सा दोनों एक साथ आए हैं, ठीक है। लेकिन छोटे सा के पहले ही बड़ा सा आएगा
और बड़े स के बाद ही छोटा सा आएगा। देखिए शासन, प्रशंसा, निशंस, शासक। आप देख रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि पहले मतलब पहले बड़ा छोटा सा लिख दिया फिर बड़ा सा लिख दिया, ये बिल्कुल गलत है। ये तो होगा नहीं, ये तो होगा ही नहीं। आप मेरी बात को फिर से देखिए और सुनिए मेरी बात को ध्यान से कि जहाँ पर बड़ा सा एवं छोटा सा एक साथ प्रयुक्त होते हैं, वहाँ बड़ा सा जो होता है वो छोटे सा से पहले आता है, या तो सिंपल भाषा में कि बड़े सा के बाद ही छोटा सा आता है। इसी प्रकार छोटा सा एवं खटकोड़ वाला सा अगर एक साथ आने पर पहले सा आएगा, मतलब बड़ा वाला सा आएगा, फिर खटकोड़ वाला सा आएगा। जैसे शोषण, शीर्षक, विशेषण, शेष, वेशभूषा, विशेषण आदि। देख रहे हैं ना, पहले बड़ा वाला सा आएगा, फिर छोटा, फिर खटकोड़ वाला आएगा, इसका सा आएगा। आप सीधे जानते हैं जो बड़ा होता है वो पहले आता है, फिर जो छोटा होता है वो उसके बाद ही आता है। तो बड़ा सा इसका नाम ही है, बड़ा सा छोटा सा। तो आप जान ही रहे हैं कि जो बड़ा है वो पहले आएगा, जो छोटा है वो बाद में आएगा। इसलिए बड़ा सा पहले आता है और छोटा सा उसके बाद में आता है। और खटकोड़ वाले सा की बात करते हैं, जब खटकोड़ वाला सा और बड़ा सा एक साथ आता है, फिर भी बड़ा तो बड़ा ही होगा ना, इसलिए बड़ा सा जो होता है वो पहले आता है। आइए चलते हैं नियम नंबर 3 पर। बहुधा र के प्रयोग में अशुद्धि होती है। जब र किसी अक्षर के ऊपर लगा हो तो वह उस अक्षर से पहले पढ़ा जाएगा। बात समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? मेरा कहने का ये मतलब है कि जो र उड़नतुआ र जो लगा हुआ है, जब र किसी भी अक्षर के ऊपर लगा, जब ऊपर लगा होता है तो उसको उड़नतुआ र बोलते हैं। एक भोजपुरी की भाषा में या कॉमन भाषा में लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे उड़नतुआ र की बात कर रहा है। जब किसी अक्षर के ऊपर र लगा होता है तो उस अक्षर को पहले पढ़ा जाता है, ना कि बाद में। जैसे आइए चलते हैं, आपको हम यहाँ बताते हैं क्या। आप देख रहे हैं आशीर्वाद, ठीक है। हमेशा ये आशीर्वाद एकदम गलत है, ये नहीं होगा, ये सही आशीर्वाद। अब देखिए, क्योंकि कह भी रहा है कि र किसी अक्षर के ऊपर लगा हो तो वह उस अक्षर के पहले पढ़ा जाता है। अब इसमें लिखा है आ, फिर उसके बाद सी, फिर आशीर्वाद नहीं होता, ठीक है। आशीर्वाद नहीं होता, क्या होता है? देखिए ठीक है, फिर सी, ठीक है, फिर ये व के पहले र रहेगा, आशीर्वाद, ठीक है। ये सही है, ये गलत है। ये जो आशीर्वाद लिखा हुआ है ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे र जो है वो पहले आएगा। तो हम क्या करेंगे हम सबसे पहले आपको आशीर्वाद ये क्यों गलत है आप ये जानिए सबसे पहले कि ये क्यों गलत है। देखिए ठीक है, अब कहा है कि र किसी भी अक्षर के ऊपर लगा है तो पहले आता है, तो आर शी, ठीक है, फिर वाद। तो आरसीवाद नहीं होता है, आशीर्वाद होता है, क्योंकि ये र इसके बाद आएगा। तो आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि आशीर्वाद, उसके बाद फिर आपका आता है क्या, फिर ये क्या है, नी, ठीक है, निर्माण होता है, ना कि निमारण होता है। नी है, फिर म है, अब र पहले आएगा फिर ड़ आएगा। इससे इस अक्षर से आप ये जान ही रहे कि गलत है, निमारण नहीं होता है, ये रॉन्ग है, ठीक है। क्या होता है? निर्माण होता है। क्या होता है? निर्माण होता है। आप ये जानिए क्या होता है निर्माण। निर्माण कैसे लिखेंगे? देखिए नी, म पे उड़नतुआ र लगा है तो माण। अब बताइए आप क्या सही है, समझ रहे हैं क्या सही है? तो ये सही है, ठीक है। उसके बाद है पुनर्स्थापना। तो पूरन स्थापना नहीं होता है, पुनर्स्थापना होता है, तो ये सही है। आइए हम चलते हैं नियम नंबर 4 पर। सॉरी, यहाँ नियम नंबर 5 लिखा हुआ है, आप इसको 4 बना लें, इसको 4 बना लें, ठीक है। चलिए, पूर्वकालिक प्रत्यय कर को क्रिया से मिलाकर लिखा जाता है। पूर्वकालिक प्रत्यय में कर को
क्रिया से मिलाकर लिखा जाता है। जैसे सो, ठीक है, सो क्या है, एक पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया सो है, सो पूर्वकालिक प्रत्यय है। इसमें कर को क्रिया से मिलाकर लिखा जाता है। जैसे सो कर, उठ कर, गा कर, धो कर, मिला कर, अपना कर, खा कर, पी कर आदि। मतलब ये क्या है, आपका क्रिया है और क्रिया में कर लग गया है। पूर्वकालिक प्रत्यय कर को, ये पूर्वकालिक प्रत्यय कर है और इसको क्रिया मतलब पीना क्या है, क्रिया है। खाना क्रिया, अपनापन, मिला, सोकर, उठकर, गाकर, धोकर, दौड़, ये सब चीज़ें जो है ये आपकी सारी जो है ये क्रिया के अंतर्गत आती है और इसमें पूर्वकालिक प्रत्यय कर लगा दिया गया। तो धोकर, कर, गाकर, खाकर, पीकर, मिलकर, ये आपका क्या आ गया, ये वर्तनी की दृष्टि से ये शुद्ध हो गया। तो ये नियम नंबर आपका 4 था। आइए चलते हैं नियम नंबर 5 पर। विराम चिन्हों का प्रयोग न होने पर भी अशुद्धि हो जाती है। विराम चिन्हों का प्रयोग न होने पर भी अशुद्धि हो जाती है और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। सही बात है। अगर आप सही से विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे तो जो बात आप कह रहे हैं उसका मतलब दूसरा हो जाता है। जैसे रोको मत जाने दो, यहाँ पे क्या है, रोको फिर विराम चिन्ह लगा, रोको मत जाने दो। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं, आइए। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, दोनों में अंतर कितना है। यहाँ कह रहा है रोको मत जाने दो, यहाँ कह रहा है रोको मत जाने दो, मतलब यहाँ भगा रहा है। रोको मत जाने दो में भगा रहा है और रोको फिर कामा मत जाने दो मतलब उसको रोक रहा है कि आप मत जाइए। दोनों ही आप खुद देख सकते हैं कि कामा का कितना बड़ा फर्क आपको यहीं देखने को मिल रहा है। आपकी बात का ही अर्थ का अनर्थ हो सकता है। जैसे अगर आप कोई चीज़ सही कहना चाह रहे हैं लेकिन अगर आप वहाँ पर विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं कर रहे हैं या आप बोलते समय जो भी शब्द आप कहना चाह रहे हैं अगर उसमें ठहराव की ज़रूरत है, अगर आप वो ठहराव नहीं ला रहे हैं तो उसका मतलब ही अलग हो जाता है। इसलिए आप दोनों देख लीजिए कि आप किसी इंसान को ये बोल रहे हैं कि रोको मत जाने दो, ठीक है। दूसरे में अगर आप कामा का प्रयोग बस थोड़ा सा अंतर किए, रोको मत जाने दो मतलब इनको रोको मत जाने दो, दोनों में बहुत फ़र्क है। एक में रोक रहा है, एक में रोकने के लिए मना कर रहा है कि मत रुकें। तो इसलिए आप इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखें। आइए चलते हैं नेक्स्ट। आपके लिए आज का ये समझ लीजिए कि होमवर्क है। ये आज के लिए आपका होमवर्क है कि कवित्री कवियत्री और व्यवहारिक और दंपति, ये तीनों का आपको बताना है। ये तीनों का आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आपको इसका शुद्ध वर्तनी लिखना है, लिख के मुझे बताना है। और इसके आगे कल आपको एक जो 5 और नियम बचे हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।